वानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन, टॉप कंटेंट, ऑल एग्जाम प्रिपेयर। यहाँ पे सिर्फ ओनली यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्स की प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। वो चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, है ना, या फिर राजस्थान टेट हो, है ना, कोई से भी यहाँ पे टेट हो, और यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी लेवल, बैंकिंग, पुलिस, ऑल सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 30 यहाँ पे क्वेश्चन है एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के। जिस फ्रेंड्स की भी यहाँ पे साइंस आपकी बहुत ही स्लो है ना, कहते हैं ना कि हमने साइंस नहीं पढ़ा, को हमको पढ़ने में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, तो आप पढ़िए एक बार मेरे साथ में, बहुत बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। मुझसे भी इतनी नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ और सीखती हूँ, और देखो कितनी सीख चुकी हूँ। सब्जेक्ट से साइंस यानी कि विज्ञान। और यहाँ पे जो है आपके 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो यहाँ पे ऊपर टाइटल देख रहे हैं ना, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, पेट, ऑल सभी एग्जाम्स के लिए, इनसे अदर भी जो एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या फिर ऑर्डोन। तो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, वो होता है यहाँ पे आइसोप्रीन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, इसका फॉर्मूला होता है CH2 बराबर C, है ना, होल स्क्वायर में CH3, फिर CS इजिकल टू CH2, 1,4 इसका संकलक बहुकल होता है। अच्छा, प्राकृतिक जो रबड़ होता है ये कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से जो निकले यहाँ पे लेटेक्स होते हैं ना, उनसे प्राप्त किया जाता है। जो यहाँ पे लेटेक्स होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और रबड़ का यूज़ हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं, और जिसे हम वल्कनित, ठीक है, रबड़ कहते हैं। और रबड़ हम अपने औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छे से इसका हम यूज़ करते हैं। सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक रबर होती है ना, इसका हम कितना यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। तो जो प्राकृतिक रबर इसका एकलक होता है आइसोप्रीन। मेरे साथ इसका आपको फॉर्मूला बताएं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट्स भी बताएं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आता है और आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। प्रोटॉन का, परमाणु के नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का या फिर परमाणुवीय द्रव्यमान का। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो यहाँ पे किया गया है परमाणु में नाभिक का। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। परमाणु की आंतरिक संरचना के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को, ठीक है, बमबारी के रूप में यूज़ किया। अल्फा कण, ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है आपका जो है साइंस लेवल से क्वेश्चन। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया परमाणु के नाभिक का, इसलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो ये कुछ आपके यहाँ पे कल्चर भी होते हैं जिसमें हम पालन करते हैं, है ना, किसी भी यहाँ पे चीज़ का। तो जैसे रेशम पालन है, इसका हम कौन सी कल्चर में यूज़ करते हैं? वो है सेरीकल्चर। तो रेशम पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। अच्छा, कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। जो भी कीटों का यहाँ पे पालन करते हैं ना, वही तो यहाँ पे कच्चा रेशम तैयार करता है। अच्छा, भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत में रेशम कीट की 4 जातियाँ पाई जाती है। एक तो यहाँ पे बोम्बिक्स मोराई या फिर सैतूत का रेशम कीट, या फिर एक एंथेरिया पेफिया या फिर टरस रेशम कीट, एक फ्लोसामिया रिसनी या फिर ऐसी रेशम कीट, या फिर एंथीरिया असामा या फिर मूंगा रेशम कीट। ये यहाँ पे 4 प्रजाति आपकी पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से या फिर फल आकृति से। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं भाई? तो ये बीज चोल से होते हैं।
इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कपास जिसको हम कॉटन कहते हैं, ये रेसे जो है होते हैं इनके बीज चौल यानी कि सीड कॉट, इससे ही हमको प्राप्त होते हैं। कपास एक नकदी फसल है, इसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं कपास को। अगर पूछा एग्जाम में सफ़ेद सोना किसको कहते हैं तो कपास को कहते हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मान्यता है? संभावना है, अंतरिम है, वास्तविकता है, अनिश्चित है। प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मान्यता है? तो ये है वास्तविकता। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो यहाँ पे काफ़ी वैज्ञानिक है ना, ये जो है यहाँ पे मानते हैं इसको वास्तविक साइंस को, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने प्रकृतिवाद को शिक्षा का भौतिकवाद भी कहा है, जो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं वैज्ञानिक हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा, इसकी खोज इन्होंने कब की थी? 1759 में एमिल ने की थी कि हाँ जो ये है विज्ञान, ये हमारी प्रकृति के लिए ठीक है और ये वास्तविक है। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है 50 केल्विन, 122 केल्विन, 323 केल्विन या फिर 70 केल्विन। इस तरीके से यहाँ पे निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन होगा 50 केल्विन ऐसे। ओके बच्चा, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायित्व है? MgSCO32, MgSO4, CaCl2, CaCO3। तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक यहाँ पे है? तो वो है, देखो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है MgHCO3 और फिर ऐसे बाहर 2, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है क्योंकि यह एक धातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसमें संक्लीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो भाई कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है और इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण ये विभिन्न तरह के यौगिक भी बना सकते हैं। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है जैसे ये कार्बन ऐसे, सी ऐसे 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 फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये श्रृंखलीकरण इसमें अधिक होती है। साबुन, कपड़े तो धुलते ही होंगे ना यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स, है ना। हंसना नहीं भाई, कपड़े तो धुलते ही होंगे अपने घर पे। ये क्या है? निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण है। डेडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है। उस श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातु के लवण है। उस श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण है। तो भाई ये क्या है? साबुन एक उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण होते हैं, तभी तो ये हमारे दाग को यहाँ पे फिनिश कर देती है। अगर ये बिल्कुल साधारण से हुए तो फिर थोड़ा है ना, कपड़ों के जो दाग होते हैं उसको फिनिश कर देगी, नहीं ना, नहीं। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन फिर है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़े तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात तो है भैया। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। अच्छा, चींटी की काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का यूज करते हैं। आपको यहाँ पे नीचे कूट दिए हुए हैं। ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत है। सभी रासायनिक परिवर्तन है। बी एक भौतिक परिवर्तन है। ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो करेक्ट कूट होगा वो यहाँ पे होगा भाई, चेक कीजिए क्या होगा। तो बी होगा, सभी रासायनिक परिवर्तन है। ये जो हमने आपको बताया ना कि जब यहाँ पे भोजन खराब हो जाता है फिर दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब हम जो भी काट के थोड़ा रख देते हैं ना, वो थोड़ा भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से हम कैलामीन का यूज़ करते हैं। सारे ही हमारे ये जो है सारे ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है,
प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तो बच्चा प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा टिकाऊ होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, अनअभिक्रियाशील होते हैं। अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण यही होते हैं जो बिल्कुल बेस्ट होती है। वो ज़्यादा यहाँ पे वजन वाली नहीं होती है और अनअभिक्रियाशील होती है और टिकाऊ होती है। ओके, चेक करके तब लीजिएगा इस तरह की क्वालिटीज़ में। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक जो हम अपनी फसल में, जो भी यहाँ पे किसान है वो अपनी फसल में यूज़ करते हैं, तो क्या क्या डालते हैं हम उसमें क्या क्या होता है उर्वरक में? तो जो भी हम अपने यहाँ पे खेती में, जब खेती में यहाँ पे हम उर्वरक डालते हैं तो उसमें यहाँ पे होता है भाई, एक तो नाइट्रोजन होता है, एक फास्फोरस होता है, एक पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है पार्श्वरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण, किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे होगा किण्वन। डी ऑप्शन। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म सहजीव की हेल्प से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल जैसे शराब, इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका हम जो भी ये शराब वगैरह होती है अल्कोहलिक, किससे रेडी की जाती है? गन्ने की जो शक्कर होते हैं ना, उसकी किण्वन प्रक्रिया से हम इसको रेडी करते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पे अल्कोहल जो पीते हैं ना ये, ठीक है बंदे। तो ये जो यहाँ पे गन्ना होता है ना, जो उसकी शक्कर से यहाँ पे जो शक्कर होती है उसको बनाते हैं, उससे रेडी किए जाते हैं यहाँ पे अल्कोहल। तो उसमें क्या होता है भाई? किण्वन होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नाइलॉन या फिर रेयॉन। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशम है? और तो यहाँ पे सारे नेचुरल है लेकिन एक यहाँ पे कृत्रिम है। तो अगर हम बताएं आपको, वो है रेयॉन। रेयॉन ये पुनर्जीवी सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि हम इसका यूज़ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो बहुलक होते हैं ना, इसमें करते हैं। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से हम प्राप्त करते हैं। तो रेयॉन प्राकृतिक होके नहीं, लेकिन ये कृत्रिम है। यहाँ पे प्राकृतिक जो स्रोत है ना, काष्ठ लुगदी, इससे हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है। ऐसा तो बहुत होता है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज के द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो यहाँ पे सांद्र HCI और सांद्र HNO3 मिश्रण, सांद्र HNO या फिर तनु HCl। तो भाई यहाँ पे ऐसा तो आपके साथ बहुत हुआ होगा है ना, जो विलेज में रहते हैं। सिटी में भी होता है भाई, ये मूवमेंट्स होती है इस तरह की, है ना, कुछ भी कर लेते हैं भाई, ऐसे देखो भाई वो आया हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सब गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा। उसने जो है यहाँ पे सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण यहाँ पे इसको करके दे दिया और उसके साथ में धोखा कर लिया और उसको वो दे दिया कि लो देखो चमक गई, बहुत ही हल्की हो गई। अब वो बहुत ही हल्की हो जाती है फिर वेट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी जो होती है वो रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक प्रतिरोधी होती है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक क्यों जाता है? क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकरी का यूज़ हम रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं और जिसके कारण घाव का रक्त यहाँ पे स्राव होना रुक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये होगा। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है या फिर थर्मोप्लास्टिक है। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है, क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने भी आपको बताया इसमें विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो कि फिनोल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है और इसका यूज़ विद्युत स्विचों में हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों का आमतौर पर यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पे? ठीक है, और तो सारे तीन ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है आपके, एक यहाँ पे करेक्ट है, बताना है। एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, है ना, दोनों ही एक समान अच्छे होते हैं, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो बताना है भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। तो एलईडी तो अच्छा होता है, जो बल्ब हम यूज़ करते हैं ना अपने घर में, तो सब बंदे यहाँ पे एलईडी वाला बल्ब यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। उससे जो है हमारी आंखें यहाँ पे मतलब ख़राब होने का भी चांस नहीं होता है, उसकी रोशनी इतनी हाई नहीं होती है। ठीक है, एलईडी जो बल्ब होता है, लेकिन जो CFL होता है ना, इसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने घरों में यूज़ करते हैं ना सभी यहाँ पे रोशनी रहने के लिए। नेक्स्ट, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक या फिर संघटक क्या है भाई? MgCl2 है, या फिर Na2CO3, या फिर CaCO3, या फिर LOAH2 है। यहाँ पे है CaCO3। ठीक है, इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक कीड़ाशील होता है। जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। जस्ता टीन से कम कीड़ाशील होता है। जस्ता टीन से महंगा होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्यों? जो हमारे जब हम डिब्बे खरीदते हैं ना, जैसे कहीं भी खाने का पदार्थ ले जाने के लिए सब लेके जाते हैं कि हम लंच लेके जाएंगे, है ना, तो उसमें जो आंतरिक सतह होती है वो टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्यों? क्या रीज़न होता है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि जस्ता टीन से अधिक कीड़ाशील होता है। ओके, वो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए नहीं पुती होती उससे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको चूज कर लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है बच्चा, वो होता है CaSO(H2). CaSO, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है, रुको एक मिनट देखती हूँ। ये नहीं होगा भाई, ऐसे बनेगा, रुको रुको रुको, ये गलत ही है, ऐसे बनेगा CaSO4 1/2 H2O, ये होता है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा इसका, CaSO4 1/2 H2O। अच्छा, अपमार्जक है, क्या होता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। अपमार्जक होता है, ये होता है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अपमार्जक प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो बने लवण होते हैं, जो कठोर जल में भी झाग देते हैं। ठीक है, और ये वस्तुओं की बहुत अच्छी से सफाई भी करते हैं, क्लीन करते हैं, इसको हम कहते हैं। तो यही होता है। ठीक है, उसमें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण होता है। जिस तरीके से हमारे जो क्लोथ्स होते हैं ना, कभी कभी किसी किसी के बहुत ही गंदे होते रहते हैं हर तरीके से, तो वो भाई कैसे बहुत ही क्लीन हो जाते हैं अच्छे से, तो उसमें यही होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाता है, क्यों? क्या रीज़न है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है या फिर क्वथनांक घटता है? फिर प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दाब सेम को मुलायम बना देता है। फिर प्रेशर कुकर में बनाने से आंतरिक ऊर्जा की हानि होती है। प्रेशर कुकर में आप यहाँ पे कोई सी भी सब्जी बनाइए, या फिर चाहे यहाँ पे हमने बोला है कि सेम, क्योंकि वो बहुत ही यहाँ पे कठोर होता है ना, लेकिन वो यहाँ पे जल्दी से पक जाता है। क्यों? क्या रीज़न है? तो रीज़न तो भाई यही है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। जैसे हम उसको बंद कर देते हैं ना बिल्कुल, तो उसमें हवा तो नहीं जाती, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो वो उसमें दाब बन जाता है।
और वो इतना हो जाता है कि वो अच्छे से उसको यहाँ पे, ठीक है, भाप में पका देता है। तो ये यहाँ पे रीजन होता है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? लुईस पाश्चर ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, फिर रॉबर्ट हुक ने। जीवाणुओं को सबसे पहले किसने देखा? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जीवाणुओं को सबसे पहले देखा है यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु को सबसे पहले इन्होंने देखा है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, और लुईस पाश्चर ने निर्जलीकरण पर, ठीक है, आधारित जो यहाँ पे पाश्चुराइजेशन होता है ना, इसका सिद्धांत दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है क्रम से पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट पॉलीस्टाइन या फिर पॉलीएथिल या फिर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या फिर पॉलीस्टाइन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा इसका करेक्ट आंसर बेकेलाइट पॉलीस्टाइरीन। ओके ना। नेक्स्ट, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। अपमार्जक जटिल लवण है भाई, ये किसका है? ये है सोडियम का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम, इसके उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अथवा सल्फोनेट्स नहीं होते हैं। तो अपमार्जक जटिल लवण होता है सोडियम का। लेजर की खोज किसने की? डब्ल्यू के रोजन, या फिर यहाँ पे हाउंसफील्ड ने, या फिर मेमन ने, या फिर आइंस्टीन ने। लेजर की खोज किसने की भाई? LASER, इसकी खोज की है यहाँ पे थियोडोर मेमन ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेजर की खोज यहाँ पे थियोडोर मेमन ने की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कपास का बहुलक है, क्या होता है कपास का बहुलक? सेलुलोज, रेयर, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। बिल्कुल देखते बन गया, कपास का बहुलक होता है सेलुलोज। अच्छा, कपास को हम और क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया था अभी। कपास का बहुलक सेलुलोज होता है। कपास जो सतही होता है, ये कपास सतही रेशे है जो कि बीज आवंटन के रूप में पाए जाते हैं। तो कपास का बहुलक होता है सेलुलोज, याद रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? कोक, बिटुमेन, पैराफिन या फिर नेफ्थलीन। तो यहाँ पे भाई अलग अलग प्रकार के कुछ दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा हम सड़क जब बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। सिंपल सी बात है, कौन सा उत्पाद हम सड़क बनाने के लिए यूज़ करते हैं? तो वो है यहाँ पे बिटुमेन। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिटुमेन ये काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ है जिसे पिघलाकर हम कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण का यूज़ करते हैं। और आम भाषा में हम इसको कोलतार भी कहते हैं। सब जानते हैं कि कोलतार बिछा हुआ है भाई, सब ये कहते हैं ना। देखो, सबको जिसको नहीं पता होता है ना, सब ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे कोलतार बिछा रहे हैं, इसको सड़क को बना रहे हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना सब। लेकिन वो क्या होता है, उसमें बिटुमेन होता है, वो बिटुमेन होता है और हम इसको आम भाषा में कोलतार भी कहते हैं। और ये काले रंग का होता है, सब जानते हैं, तभी तो हमारी सड़क होती है काली होती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये आपको 30 क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट लगे होंगे बच्चा। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ही करना, अदरवाइज नो। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।